लिखिएगा a letter lock. क्वेश्चन लिखिएगा a letter lock consists of 3 rings. लॉक वो आती है ना एक ताला लेटर वाला देखा होगा आपने, डिजिट्स वाले आते हैं ना लॉक करके कोड वाला. A letter lock consists of 3 rings. Consist of 3 ring. A letter lock consists of 3 rings, each marked with 10 different letters. 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 Full stop. In how many ways? In how many ways, comma, it is possible. It is possible to make an. In how many ways, comma, it is possible to make an unsuccessful attempt. In how many ways, comma, it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. To open the lock. तो कितने गलत तरीके से आप पासवर्ड डाल सकते हैं उसमें, है ना, ये पूछा है. सिंपल सवाल है ना, सोचो, है ना. वो 3 तरह का रिंग लगा उसमें, सब में कितने ऑप्शन आपके पास 10, है ना. आपको पासवर्ड सेट करना है गलत तरीके से. टोटल कितने तरीके से पासवर्ड सेट कर सकते हैं ये सोचो. 1000, है ना. सब में कितना ऑप्शन है. फर्स्ट में कितना ऑप्शन है मेरे पास 10, सेकंड में भी कितना 10, थर्ड में भी कितना 10. तो टोटल पासवर्ड सेट करने के कितने तरीके हो गए 1000. इससे ज़्यादा आप सेट नहीं कर सकते. सही कितना होगा उसमें, एक ही तो होगा ना भाई. सही कितना होगा एक. तो गलत पासवर्ड कितने तरीके से सेट कर सकते हैं 399, है ना. तो गलत पासवर्ड सेट करने के टोटल कितने तरीके हो गए 399. तो एक बेसिक हमने कर लिया, है ना. अभी और आएगा बॉक्स मेथड भी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अभी 1-2 और मेथड पढ़ेंगे. उसके लिए थोड़ा बहुत फैक्टोरियल के बारे में जानना पड़ेगा. तो लिखिएगा फैक्टोरियल, हेडिंग दीजिएगा फैक्टोरियल. उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का दिस. ये दोनों जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये या ये दोनों किसके लिए है फैक्टोरियल इन. ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं. ये दोनों सिंबल हो गया, कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से. लिखिएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट. कंटिन्यूड प्रोडक्ट. कंटिन्यूड प्रोडक्ट. कंटिन्यूड प्रोडक्ट of first n natural number. Continued product of first n natural number is called n factorial. Is called n factorial. Is called n factorial. Full stop. It is denoted by, ऐसे यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, it is denoted by factorial n, है ना, और this one. दोनों इसका सिंबल n फैक्टोरियल बोलो चाहे फैक्टोरियल. इसको ये अगर लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल n. दिस इज n फैक्टोरियल. दोनों एक ही चीज़ है ना.
जैसे अगर मुझे लिखना हो है ना 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया 1 से लेके कहाँ तक 5 तक इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? तो अगर n फैक्टोरियल बोला इसका मतलब क्या हो गया 1 से लेके कहाँ तक चलेगा n तक, डॉट 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 n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n तक, है ना। 1 से लेके कहाँ तक n तक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से n नेचुरल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे n फैक्टोरियल बोलेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, हाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, अरे यस और नो, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, बोलो लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, है ना। ये 5 फैक्टोरियल ये लिखा मैंने, 1 से 4 तक इसको क्या बोल सकते हैं 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अरे यस सर 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब बड़े फैक्टोरियल को आप छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? इसमें कैलकुलेशन के नाम पे यही एक चीज आता है कि आप बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हो आप, है ना। कितना भी 10 फैक्टोरियल का अगर मुझे लिखना 5 फैक्टोरियल में तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक आ जाऊंगा और उसका आगे का क्या कर दूंगा 1 से 5 तक को क्या लिख दूंगा 5 फैक्टोरियल, है ना। तो बड़े फैक्टोरियल को आप छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। तो यहाँ से देखो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, है ना। और इसका यूज करके ना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हाँ वैल्यू कहाँ तक याद रखना 7 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। उसके बाद की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो 1 फैक्टोरियल तो कितना हो गया 1, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 कर दो 24, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 कर दो 120 हो जाएगा, है ना। फिर 6 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे इंटू 6 करो तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, है ना। और फिर 7 फैक्टोरियल के लिए इंटू 7 कर दो तो कितना हो जाएगा 5040, है ना। कितना हो जाएगा 5040, 5040। तो बस 7 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक तो ये हो गई चीज़। अब देखो ध्यान से इधर 1 फैक्टोरियल से तो आगे चल गए, 0 फैक्टोरियल भी डिफाइन होता है ना। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम 0 फैक्टोरियल भी डिफाइन कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट करो n की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल आएगा ना। और इधर 1 रखेंगे तो ऊपर कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, नीचे भी कितना है 1, 1 बाई 1 कितना आ गया 1। तो बस ये लिख लीजिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। डन हो गया फिर, हाँ लिखिएगा नोट करके, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, factorial of negative integers is not defined, is not defined. Factorials of negative integers is not defined. लिख लिए? Evaluate the following. इसकी वैल्यू बताओ आप कितना आएगा
इंटू 3 फैक्टोरियल है, 3.3 मत समझना, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल है। हो गया क्या? ये करेंगे गधे। अभी क्या सिखाया, फिर क्या फायदा, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो गधे? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? तो ऑब्वियसली फिर पढ़ाया क्यों नहीं टॉपिक है? ये भी वही कर रहा है, 40,000 पता नहीं, बेवकूफ़ी करते हैं ना। मैंने क्या सिखाया, बड़े को छोटे में ब्रेक करेंगे। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा क्या, और कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो 120 इंटू कितना आ जाएगा 42 माइनस 1 कितना आ गया 41। अब इसको मल्टीप्लाई करने सकते हैं, उसकी वैल्यू लिखेंगे 5000, फिर माइनस करेंगे है? तो फिर यहाँ 12 फैक्टोरियल तो लिखते रह जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, कट गया, कितना आ गया आंसर 56। अभी 12 फैक्टोरियल तो लिखते ही रह जाएंगे फिर, है ना। क्या लिख देंगे इसको, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया देखो, है ना, कितना हो गया 6, कितना आ गया आंसर 66। ये प्रोसेस बोला ना मैंने आपको करने को। 15-20 फैक्टोरियल देगा तो तुम लिखते रह जाएंगे 20 फैक्टोरियल तक नहीं। बड़े फैक्टोरियल को छोटे में ब्रेक करना है आपको, है ना, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। वो इंडिविजुअल वैल्यू करके थोड़ी ना करेंगे। हाँ, इसका आंसर बताओ तो कितना आएगा, 1 आ रहा है क्या, है ना। हाँ, इसको 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मत कर दीजिएगा गलती से भी नहीं, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो पहले 7 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा, नीचे देखूंगा 5 है तो 5 तक जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया क्या, ये पूरा, है ना। ऊपर कितना हो गया 42, ये कितना गया 24, ये कितना होता है 6, 6 इंटू 3 18, 24 प्लस 18 कितना आ गया 42, कितना आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना। अगला लिखिएगा, if 1/8 factorial plus 1/9 factorial is equal to x by 10 factorial, find x, find x, find x। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है 8 फैक्टोरियल, सबसे छोटा कौन है 8, तो इन दोनों को किसी में लेके जाएंगे 8 फैक्टोरियल में, बस बात खत्म हो गई। कितना आ रहा है आंसर
1/8 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 9 फैक्टोरियल, सॉरी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में कैसे आएगा गधा आंसर, फैक्टोरियल बचेगा कहाँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, सबको 8 में लेके चले गए। अभी 8 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, बस अब देख लो कितना आएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 10 9 प्लस 1 कितना आ रहा है, 10/9 आ रहा है क्या, इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन 10 इंटू 9, ये 9 भी कट गया, कितना आ गया आंसर 100 है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गया। तो सिंपली फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना चाहिए, उसका तरीका है कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे। सब छोटा मोटा कैलकुलेशन होंगे, जेई में नहीं आने वाला, ये सब बीच का पार्ट हो सकता है, कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है, आपको ब्रेक करना आना चाहिए। दूसरा ना एक्सपोनेंट वगैरह करके पूछ देता है, लिखिएगा फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, पहले एक सिंपल लेते हैं 8 फैक्टोरियल, इन 8 फैक्टोरियल, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 8 फैक्टोरियल। मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे वो, कि जैसे 8 फैक्टोरियल अगर आप एक्सपैंड करेंगे ना, इसमें टोटल 2 का पावर कितना आएगा, दैट इज द मीनिंग है ना, 2 का पावर कितना आएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो क्या बनेगा, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, हमेशा प्राइम नंबर का ही पूछता है ज़्यादातर, यही बनेगा ना। तो आप 2 का पावर कलेक्ट करो, टोटल कितना रहा 2 का पावर, एक यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 3 हो गया क्या, एक यहाँ से मिलेगा, 4 और 3 यहाँ से मिलेगा, अरे यस और नो, टोटल 2 का पावर कितना आ गया 7, 8 फैक्टोरियल में टोटल 2 का पावर कितना आएगा 7। सेम 3 का पूछेगा, 3 का कितना दिख रहा है आपको, देखो तो एक यहाँ दिख रहा है क्या, और एक यहाँ दिख रहा है क्या 2, सेम 5 का निकालना हो तो 1, बिल्कुल सही, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा 7, कितना आएगा 7 का 1, बस इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये पूरा 8 फैक्टोरियल का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक फैक्टर निकालिए, ये प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 और 7 है ना। बट ये तो छोटा नंबर है तो हमने ऐसा कर लिया, अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे करेंगे, तब ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से निकाल सकते। तो एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ, समझिए कि अगर आपको एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम निकालना है, 2 के पावर अगर आपको n निकालना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो नंबर है, कितना नंबर है 8 फैक्टोरियल, तो 8 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा क्या, है ना। तो फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 2 आएगा क्या, फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1 आएगा क्या। ये सब क्या ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। तो अगला कितना आएगा 1 आएगा ना, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0, है ना। तो जब तक 0 नहीं है तब तक आपको डिवाइड करते रहना। यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू बोलो 4, यहाँ से कितनी आ गई 2, यहाँ से कितनी आ गई 1, टोटल 2 का पावर कितना आ गया 7, है ना। टोटल 2 का पावर कितना आ गया 7, सेम वैल्यू आ रही है ना। तो अपने को यही लॉजिक लगाना है ना, यही लॉजिक लगाना है। क्या करना है, यहाँ से रिजल्ट, ये नहीं कि एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही, इसे 3 का निकालना हो मुझे, 3 का अगर एक्सपोनेंट निकालना हो कितना आएगा, तो 8 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, बोलो कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा क्या, अरे 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का जीएफ कितना आएगा 2, तो 2 को डिवाइड करो 3 से, 0 नहीं हो गया क्या, इसका कितना आएगा जीएफ 0, तो सिर्फ यहाँ से कितना मिला 2, मतलब 3 का टोटल पावर कितना आएगा 2, है ना। कितना है 3 का टोटल पावर, लिख लीजिए, है ना। तो ऐसे तो नहीं करना पॉसिबल है, ऐसे ही करने वाले हैं, यही ट्रिक यूज करने वाले हैं, लिख लीजिए।
फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 1000 फैक्टोरियल, है ना, निकालिए कितना आएगा। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 1000 फैक्टोरियल। 1000 रहने दो, 100 कर दो, 1000 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 100 करो, क्योंकि 2 छोटा नंबर है ना, डिवाइड करते रह जाएंगे। 100 पर निकालो तो कितना आ रहा है, 6। डिवाइड करना सीखो। अभी तो उसका मतलब जीआईएफ होता है, उसका वैल्यू, उसका मतलब क्या होगा, जीआईएफ हो गया ना। अरे 6 से सीधा 96, ये कौन सा जंप है। 6 से डिवाइड करेंगे 2 का तो कितना आएगा, 97 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 97 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, कितना आएगा 50, यहाँ लिख दीजिए 50 प्लस, आगे तो मन में चलता रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फिर 50 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 25, यहाँ लिख दीजिए रिजल्ट साथ में। फिर 25 को अगर 2 से डिवाइड करके जीआईएफ लेना है ना साथ में, कितना आएगा 12। फिर अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 6। फिर अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3, है ना। फिर अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1। बस यहाँ आगे करने की जरूरत नहीं, आगे 0 हो जाएगा, है ना। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 97। देखिए सवाल ये नहीं, सवाल क्या पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, है ना। फाइंड द क्या पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोज। अब एक जीरो की अगर मैं बात करूं 10, तो किससे मिलकर बना होता है 2 into 5 से, यस और नो, है ना। मतलब अगर आपको एक जीरो बनाना है तो एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, यही है ना। एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी फैक्टोरियल में जैसे जैसे प्राइम की वैल्यू बढ़ेगी उसका पावर छोटा हो जाएगा, कम मिलेगा, यस और नो। जैसे हमने 8 फैक्टोरियल में ही देखा, 8 फैक्टोरियल में मैंने सारे पावर निकाल के दिखाया आपको, है ना। सबसे छोटा प्राइम कौन है 2, उसका पावर क्या सबसे ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी फैक्टोरियल में 3 का पावर जो है 2 के पावर से बड़ी मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कम ही होगा या तो क्या होगा बराबर हो सकता है, ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात, यही लॉजिक यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर हमसे पूछा, है ना, कि 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो जाएंगे, मतलब जब इसको मैं 1 से 1000 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, सवाल ये पूछता है आपसे, है ना। तो हमें पता है कि एक जीरो बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, अरे यस और नो। और ये भी पता है कि जितना 5 होगा उससे ज्यादा 2 होगा, है ना। तो अगर मान लो किसी नंबर में 2 का पावर 100 दिया है और 5 के पावर 3 दिया, कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे 3 ही बनेंगे ना, अरे यस और नो। क्योंकि जीरो बनाने के लिए 2 नहीं 5 भी चाहिए, चाहे मैं ये 1000 कर दूं, कितने जीरो बनेंगे 3 ही बनेंगे। आप वहां पर 1 लाख कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि 10 बनाना है तो 2 के साथ साथ 5 की भी जरूरत होगी, दोनों की जरूरत होगी, है ना। तो 5 कितना अवेलेबल है 3, 2 चाहे आप 1000 10,000 कर दो तो भी कितने जीरोज बनेंगे 3 ही बनेंगे। तो हमें पता है कि 2 और 5 दोनों की जरूरत है ना। अगर मैं इसमें पावर निकालने जाऊं 2 का और 5 का, किसका पावर निकालना फायदेमंद रहेगा 5 का, जल्दी हो जाएगा वो, अरे यस और नो। और हमें पता है कि जितना 5 का पावर होगा उतना ही क्या बनेगा जीरो बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 का पावर उससे ज्यादा ऑलरेडी होगा, उसमें 100% होगा। 2 का पावर ऑलरेडी क्या होगा उससे ज्यादा अवेलेबल होगा, है ना। तो जितना 5 होगा उतना ही क्या बनेगा जीरोज बनेगा। तो सवाल लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज
एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल। आजकल डायरेक्ट ये सवाल नहीं आते, 2007 में आया था, मैं कराऊंगा, लेकिन अभी सब क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स में आपको यूज आ जाएगा, है ना। देखते हैं, पता नहीं कितना आएगा, करो तो कितना आ रहा है, 249 है, 249, पता नहीं, करना पड़ेगा, है ना। 249 आ रहा है ना। तो 1000 में पहले किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 5 से करेंगे, तो कितना आएगा भाई, 200 आएगा, 200 लिख लिया। अब 200 में कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखते हो साथ में, 40 आएगा, तो यहाँ 40 लिख लो प्लस, अब 40 में किससे डिवाइड करेंगे, वापस 5 से करेंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 लिख दो यहाँ। फिर 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, तो 1 लिख दो। टोटल कितना हो गया, 249, है ना। टोटल कितना आंसर आ गया, 249। मतलब इट मीन्स 1000 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो एंड में टोटल 249 जीरोज होंगे उसमें, है ना, 249 जीरो, ये इसका मतलब हो गया ना। तो जब 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, हमें पता है कि 5 का पावर 2 के पावर से कम होगा, तो मैं 2 का पावर निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, 2 का पावर निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा, डिवाइड करते रहो करते रहो करते रह जाएंगे, है ना। तो हमें पता है कि ये 249 आया है, तो जो 2 का पावर होगा वो 249 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, 100% ज़्यादा होगा। पहली बार ही करेंगे 1000 बाई 2 कितना आएगा, 500, समझ आ रही बात, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 का पावर 5 से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो मैं उसको उस पर क्यों ध्यान दूँ, मैं सीधा 5 का पावर निकाल लूँगा, जो आएगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और निकालना जो सवाल आया था जी में, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 2007 factorial, 2007 factorial। डिवीजन भी इजी है, 5 से डिवाइड करना, इसलिए आसान हो जाता है डिवाइड। 5 से अगर टाइम लग रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड करना और इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग के लिए आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे कितना होगा, 4000 कितना आएगा, 14 बाई 10 कितना आ जाएगा भाई, 401, तो आपका इजी हो जाएगा वहाँ से डिवाइड करना। अगर 5 से करने में दिक्कत हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। कितना है फाइनल आंसर, लिखा कहाँ, क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा है तू, तो जब मैंने बोला तो क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं, क्या हो गया, सॉल्व कर लिया पहले तो। कितना आ रहा है, तो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ, 400 में गया, 401 आएगा, डिवाइड करना भी नहीं आता है, एग्जैक्ट 500, वो तो कुछ और बोल रहा था भाई, 499, पहला कितना आएगा, 401 आया, पहला तूने कितना लिखा है, 400 लिखा है ना, 441 नहीं आ रहा है गधा, पहला ही 400 बनाएगा। अब 401 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 401 बाई 5 का GIF 40 आएगा, डिवाइड, वो तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। 440 डिवाइड सीखने की जरूरत है आपको, 500 इज द करेक्ट आंसर, नहीं 500 तरह कितना है, बोल तू भी अपना बोल ही दे, गधेड़े काहे के लिए, डिवाइड ही करना नहीं आ रहा तो कहाँ से चलेगा, 5 है ना। कितना आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2000 होता तो 400 आता, सीधा ऐसे तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। 7 है तो कितना आएगा, 1, तो कितना हो गया, 401, है ना। अब 401 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 80,
है ना। फिर अगर मैं 80 को डिवाइड करूं 5 से कितना आएगा 16, है ना। फिर अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 5 से कितना आएगा 3, है ना। आगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा ये 500, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया 500। डन। अब चलते हैं एनसीआर एनपीआर की तरफ, है ना, धीरे धीरे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। बॉक्स मेथड के अलावा भी लिखिएगा definition of permutation and combination, definition of permutation and combination, definition of permutation and combination। फर्स्ट लिखिएगा permutation, है ना, जो एक्चुअल चैप्टर का नाम है ना। लिखिएगा परमुटेशन लिख ली, लिखिएगा इट मीन्स अरेंजमेंट इन, परमुटेशन में लिखिएगा इट मीन्स अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ थिंग्स, लिखिएगा इट मीन्स अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डेफिनेट ऑर्डर ऑफ थिंग्स which may be alike, which may be alike, which may be alike, alike का मतलब क्या हो गया similar, है ना, which may be alike or different, which may be alike or different, taken some or all at a time, या तो कुछ का अरेंज करने के लिए बोलेगा या सबको अरेंज करने के लिए बोलेगा, है ना, डिपेंड करता है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, फुल स्टॉप। Hence permutation refers, hence permutation refers to the situation, hence permutation refers to the situation, hence permutation refers to the situation where order of occurrence, where order of occurrence, where order of occurrence of the events, permutation refers to the situation where order of occurrence of the events is important, है ना। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप पहले किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अरेंजमेंट इज अबाउट व्हाट ऑर्डर, है ना। लेकिन अब एक कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आप इसको अरेंज करो, सेलेक्ट करो। आपको क्वेश्चन पढ़ के, है ना, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन करना है कि इसमें परमुटेशन करना है। जैसे अभी तक हमने जितने काम किए, नंबर हमने बनाया, किया ना, अभी तक क्या किया हमने परमुटेशन किया, जितना भी किया अभी तक क्या किया हमने परमुटेशन, अभी तक सिलेक्शन नहीं किया हमने, कॉम्बिनेशन का भी एक भी सवाल नहीं कराया मैंने। जितने सवाल कराए मैंने सब किसके कराए परमुटेशन के, क्योंकि नंबर को अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 3 2 1, दोनों में सेम डिजिट यूज हुआ है कि नहीं, दोनों में सेम डिजिट यूज हुआ है ना। बट क्या दोनों नंबर सेम है क्या, दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं, अलग है ना। क्यों, क्योंकि ऑर्डर अलग है तीनों का, है ना। इट मींस यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया परमुटेशन हो गया। क्या हो गया ये परमुटेशन हो गया। लेकिन मान लो अगर 3 लोगों को मुझे सेलेक्ट करना है, क्या ऑर्डर मैटर करेगा क्या, है? किसी ने 3 प्लेयर को सिलेक्ट किया टीम बनाने के लिए, W1 W2 W3,
है ना, ये मैंने टीम बनाया, किसी और ने आया रैंडमली, उसने सेलेक्ट किया पहले W2 को, फिर W1 को, फिर W3 को। क्या दोनों की टीम अलग है क्या? अरे क्या दोनों की टीम अलग है क्या? अरे सेम ही प्लेयर है तीनों में, दोनों की टीम क्या हो गया, सेम हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है आपने किसको पहले चूज किया? ऐसा तो नहीं पहले चूज किया तो ज्यादा अच्छा खेलेगा, लास्ट में चूज करेंगे तो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है ना। तो सिलेक्शन ऑफ टीम इज व्हाट, कॉम्बिनेशन। आपको वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपने किसको पहले चूज किया, किसको चूज किया ये मैटर करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये सवाल में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपको यहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है कि परमुटेशन लगाना, आपको सवाल पढ़ के खुद समझना पड़ेगा कि परमुटेशन का सवाल है या कॉम्बिनेशन का। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन करना है या सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है ना। लिखिएगा दूसरा कॉम्बिनेशन, लिखिएगा कॉम्बिनेशन लिखिएगा। It refers to the situation. It refers to the situation. It refers to the situation. It refers to the situation where order of occurrence. It refers to the situation where order of occurrence of the event, where order of the occurrence, where order of the occurrence of the event is not important, is not important, or combination is selection of, or combination is, or combination is selection of one or more things, or combination is selection of one or more things out of n things, out of n things, out of n things, out of n things। अब बॉक्स मेथड के हेल्प से देखिएगा हम लोग फर्स्ट थ्योरम प्रूफ करने वाला हूँ। एनपीआर का फॉर्मूला है ना, एनपीआर का जो फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, समझेंगे कैसे आता है विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड जो ऑलरेडी सीख चुके हैं है ना, उसी के हेल्प से इसको तोड़ने वाले हैं है ना। एनपीआर का मतलब क्या हो गया, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट है ना। एनपीआर कैसे पढ़ेंगे इसको, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, मतलब n ऑब्जेक्ट में से r का परमुटेशन करना है। r की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है क्या, r की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है क्या, कभी नहीं, बराबर हो सकती है। 10 ऑब्जेक्ट हैं, आप ज्यादा किसको अरेंज कर सकते हो, 10 को अरेंज कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास 10 ही ऑब्जेक्ट है, क्या हम 11 को अरेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं है ना। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से n, हो सकता है एक को भी अरेंज ना करें, मिनिमम ये कर सकते हैं ना भाई कि एक को भी अरेंज नहीं किया है ना। और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 10 को अरेंज कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से n के बीच में लाई करेगी ना, सब लिखाऊंगा अभी है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे है इसको समझते हैं थोड़ा सा, बॉक्स मेथड से आता है, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। लिखिएगा थ्योरम 1, फर्स्ट थ्योरम लिखिएगा, थ्योरम 1 है ना। फर्स्ट थ्योरम कर लेते हैं, permutation when all the objects are distinct, permutation when, permutations when all the objects are distinct, permutations when all the objects are distinct। लिखिएगा है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम अरेंजमेंट करने वाले हैं किसका, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। सिमिलर का अलग तरीका होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी किसका पढ़ रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट वाले। सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है ना। लिखिएगा द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ, the number of permutations of
n different objects, the number of permutations of n different objects taken r at a time, where r 0 to n, and the objects don't repeat, repetition allowed नहीं, and the objects don't repeat is कितना होगा, है ना, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, ठीक है, n में से कितने को अरेंज करना है, n को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने उठाया, है ना, उठाने गया, मेरे पास कितने ऑप्शंस है, n, अरे यस और नो, दूसरा उठाने गया तो n-1, तीसरा उठाने गया तो n-2, है ना, चौथा उठाने जाएंगे तो n-3। तो कोई बता सकता है जब rth ऑब्जेक्ट उठाने जाऊंगा तो कितना होगा, यहां से पैटर्न मालूम चल गया ना, n-r-1 एक कम ना, तो n-r-1 करेंगे तो n-r+1 हो जाएगा क्या, देखो ना, n में से माइनस कर दो कितना, r-1, अरे यही बन रहा है ना पैटर्न। सेकंड में कितना आ रहा है 1, थर्ड में 2, फोर में 3, तो r में कितना आएगा r-1, तो n में से घटा दो r-1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को अरेंज करेंगे, उसमें लिखो, ये आपका आंसर आ चुका है। ये कैसे आया, बॉक्स मेथड से आया, है ना, ये कैसे आंसर आया, बॉक्स मेथड से आया, है ना। अब इसी को हम अरेंज करेंगे फॉर्मूले में, है ना, याद करो बॉक्स मेथड ऐसे ही करते थे ना, जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट है ना, मुझे 3 को अरेंज करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कैसे बनाते थे, फर्स्ट के लिए कितना ऑप्शन था हमारे पास 5, फिर 4, फिर 3, ये तो आंसर आता था, याद आ रहा है, तो बस वही हम यूज किया बॉक्स मेथड। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला देंगे, लिख लीजिए, यहां तक लिख लिए क्या, कॉमा कॉमा which is denoted by NPR, P of n, r, है ना, और ये तीनों सिंबल यूज होता है, ज्यादातर ये दोनों सिंबल यूज होगा, है ना, ये दोनों सिंबल आपके जेईई एग्जाम में मिलने के चांसेस है, तीसरा वाला नहीं मिलेगा। ये भी वही है, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी वही है, एन कॉमा आर, जो पहले लिखा है वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला जो वाई है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ, जो वाई कोऑर्डिनेट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आपको अरेंज करना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही यूज होता है, ये दोनों सिंबल ही आपको जेईई एग्जाम में दिखेंगे, तीसरा नहीं दिखेगा आपको। डन, है ना। अब देखो इसका हम फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। अभी NPR, n में से r को अरेंज करना, कितना आया ये, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट डॉट, कितना आया n-r+1, ये आया ना, ये मेरा आंसर है ना। इसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, 5 या 6 ले लेता हूँ मैं, थोड़ी देर के समझो, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये नंबर लिखा हुआ है ना, मुझे इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, बोलो, मुझे इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, 3 to 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। मैं क्या करूंगा, जो बचा नंबर है ना 3 to 1, ये मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और सेम 3 to 1 डिवाइड कर दूं क्या, बोलो कर दूं क्या। तो ये जो नंबर लिखा था मैंने पहले, अब वो क्या बन गया, देखो तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बन गया क्या, अरे यस और नो, ये क्या बन गया 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं, है ना। जहां तक मेरे पास नंबर है उसके आगे का मिसिंग है ना, आगे मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, एक घटाते जाओ, इसमें से एक घटाओ तो कितना आएगा, n-r आ रहा है कि नहीं, एक और घटाओ कितना आएगा, n-r-1 आएगा कि नहीं,
इंटू डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएं 3 2 1 बोलो यहाँ तक चले जाएं क्या? अरे जहाँ तक जैसे बाकी था आगे का नंबर हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 6 5 4 था, 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 3, फिर 2 फिर 1, तो n माइनस आर प्लस 1 इसका अगला नंबर क्या आएगा इससे छोटा, एक घटाओ n माइनस आर, एक घटाओ n माइनस आर माइनस 1, एक घटाओ n माइनस आर माइनस, चलता जाएगा। अब तो कहाँ तक दिखा दिया हमने 1 तक। अब जितना डिवाइड किया उतना क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई किया उतना ही क्या करेंगे डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया क्या? अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया NPR। अब देखो ये n से 1 तक मल्टीप्लाई है, क्या बन गया ये n फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर से 1 तक है, क्या बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल है ना। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया NPR का फॉर्मूला, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से n है ना। अब ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं। अगर r की वैल्यू n हो गई तो बोलो इफ r इक्वल टू n, बोलो कि आपको भी याद रखना इफ r इक्वल टू n, मतलब n में से n को हमको अरेंज कर देना है npn है ना। r की वैल्यू n रख दो तो क्या हो गया npn, मतलब वी हैव टू अरेंज n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, सारे को अरेंज कर देना है। तो रख दो r इक्वल टू n, जैसे ही r इक्वल टू n रखेंगे n माइनस n 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया n फैक्टोरियल। मतलब अभी जो हमने पहले सवाल किए थे ना, अब उसको इससे करना तो और जल्दी हो जाएगा, मतलब है तो बॉक्स मेथड ही, कुछ अलग नहीं है कि 5 डिजिट का नंबर है मुझे, मान लो 5 डिजिट का नंबर है ना, 5 से टोटल नंबर बनाना, कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल है ना, कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना बनेगा 120। और जब हमने बॉक्स मेथड लगाया था उससे भी 120 आएगा। 5 डिजिट का नंबर बनाना, पहले के लिए कितना ऑप्शन है 5, फिर देखो तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि नहीं, अरे यस और नो है ना। तो बॉक्स मेथड तो खैर बहुत अच्छा है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होते हैं। जैसे अभी देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा, ये वैलिड का तो ऊपर में लिखा है कुछ, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, समझ आगे बात। तो इस पर हमेशा कंडीशन लगा रहेगा, बॉक्स मेथड पे कोई कंडीशन नहीं होता, वो हर सिचुएशन में लगता है। इसलिए बॉक्स मेथड मैंने पहले कराया, उस पर अच्छे खासे सवाल भी कराए, आगे भी आएगा वो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो पढ़ना पड़ता है क्योंकि इससे रिलेटेड मान लो कुछ सवाल आ गया तो कर लेंगे, बाकी बॉक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है नहीं। इन फैक्टोरियल आ गया क्या? अच्छा दूसरा, इफ r इक्वल टू 0, बोलो एक भी ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज नहीं करना है, कितना आएगा आंसर? r इक्वल टू 0 पुट करो तो np0 की वैल्यू कितनी आएगी, रखो r इक्वल टू 0, तो n माइनस 0 कितना आ गया n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल कितना आ गया 1। मतलब एक भी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करने का क्या तरीका हो सकता है, एक ही होगा भाई, छोड़ दो है ना, और दूसरा कोई तरीका तो नहीं, तोड़ फोड़ देंगे ऐसा नहीं कर सकते ना भाई, सीधा छोड़ देंगे, एक ही तरीका है ना। ये दोनों लिख लीजिएगा है ना। तो क्या आएगा लास्ट में बताना, क्या आएगा लास्ट, खत्म कहाँ पे होगा? मुझे तो यही पता कि काउंटिंग 1 पे खत्म होती है, उल्टा चलेंगे तो तुम बता दो कहाँ पे खत्म होगा? 0 पे या माइनस पे है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, लिख लो कहीं पे नोट करके, 1 2 3 होती है ना स्टार्टिंग, तो उल्टा चलेंगे तो कहाँ खत्म होगा 1 पे होगा ना। हो गया क्या? दोनों ध्यान में रखना रिजल्ट एनपीएन की वैल्यू भी याद रखिएगा हमेशा, कितना होता है एनपीएन की वैल्यू n फैक्टोरियल, और np0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है ना।
हो गया क्या? लिखिएगा दिस इज वैलिड ओनली, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला हर जगह यूज मत कर दीजिएगा. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. दिस फॉर्मूला is valid only when there is no restriction, when there is no restriction on arrangement, है ना. जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो अरेंजमेंट पे, सीधा सीधा बोले 5 ऑब्जेक्ट है 4 को अरेंज कर दीजिए, 5 ऑब्जेक्ट है 3 को अरेंज कर दीजिए, 5 है 500 को अरेंज कर दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तब भी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं. वरना बहुत सारे सवाल किए थे हमने, है ना, उसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया था कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं, ऐसे अरेंज करो, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, फिर आपको बॉक्स मेथड से जाना पड़ेगा ना. एक सवाल लिखिएगा, इस पर एक सवाल करा दे रहा हूँ, है ना. द नंबर ऑफ 3 letter words, the number of 3 letter words which can be formed, the number of 3 letter words which can be formed by the letters of the word, which can be formed by the letters, which can be formed by the letters of the word, letters of the word number, NUMBER, है ना. ये 6 लेटर का जो वर्ड दिया हुआ है ना, इसमें से आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ब्रैकेट में दिया हुआ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्टली कि 6 लेटर है, कितने को अरेंज करना है आपको? 3 को. तो एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? 6p, हाँ बॉक्स मेथड से तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना. फॉर्मूला से कर लेते हैं ताकि थोड़ा पता चल जाएगा यूज कैसे करना है. तो 6 में से 3 को अरेंज करना है ना, तो 6p3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3, मतलब कितना? 3 फैक्टोरियल. कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. यहीं रुक जाएंगे, जहां छोटा फैक्टोरियल दिखा वहीं पे रुक जाएंगे ना, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लेना बस. ये देखो कैंसिल हो गया ना. कितना आ गया आंसर? 120. बॉक्स मेथड से करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा? सेम 120. बॉक्स मेथड से करो, 6 वर्ड लेटर है मेरे पास, पहला लेटर चूज करने जाऊंगा, कितना ऑप्शन है? 6. दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 4. हो गया, सेम आंसर आएगा बिल्कुल. थियरम 2 लिखिएगा, सेकंड थियरम जो है, दूसरा सेकंड थियरम लिखिएगा. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सेलेक्शंस, डैश दे करके स्लैश दे देना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस स्लैश सिलेक्शन एक ही बात है, ऑफ n डिस्टिंक्ट, यहाँ भी क्या है? डिस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ऑफ n distinct things, taken r at a time, 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 कॉमा r कहाँ से कहाँ है? फिर से लिख लो, 0 से n, r की वैल्यू 0 to n. इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? n
NCR, है ना, पहला तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का जो एग्जाम में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो तरीका होता है CN, जैसे उसमें था ना PN, सिमिलरली CN, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, है ना, ये तरीका हो गया। ठीक है, लिख लिए, है ना, या कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ NR, है ना, इसका मतलब भी सेम है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम में ये तीनों सिंबल यूज होता है जेई में, इसलिए तीनों आपको मैंने बता दिया, है ना। फार्मूला बहुत सिंपल है। अब ये फार्मूला आया कैसे, है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले लिख लो फार्मूला NCR बराबर क्या होता है, दिस वन, फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको समझते हैं ना। NCR बराबर डायरेक्ट क्या याद रखना, फार्मूला बॉक्स में लिख लो, NCR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। NPR और NCR दोनों फार्मूला आपको याद रखना है ना, वो याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा। कैसे अभी बता रहा हूँ, दोनों को रिलेट करते हैं NPR NCR को। ठीक है, पहले ये देख लो, डन, पहले फार्मूला लिख लो, है ना, NCR का फार्मूला। हो गया क्या, हाँ, देखिएगा, अब खुद सोचो, अभी तो हमने डायरेक्ट पहले परमुटेशन किया, बट लॉजिकली सोचो, है ना, कि अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, 2 को अरेंज करना है ना, मान लो मैंने 3 ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, W1 W2 W3, प्रैक्टिकली सोचना है ना, कि 3 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको बोलूँ कि 2 को अरेंज करो, 2 को क्या करो, अरेंज करो, तो पहली बात दिमाग में क्या आएगी कि किस 2 को अरेंज करें, अरे यस और नो, तो इट मीन्स अरेंजमेंट से पहले क्या आता है, सिलेक्शन। बिना सिलेक्शन किए आप अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। वो बॉक्स में हम डायरेक्ट अरेंजमेंट कर ले रहे थे, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। मैंने जैसे ही बोला आपको कि 3 ऑब्जेक्ट है, 2 को अरेंज करूं, तो पहला दिमाग में क्या जाएगा कि किस 2 को अरेंज करूं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, सिलेक्शन। जैसे आपके दिमाग में आया कि किस 2 को अरेंज करूं, इट मींस आप मन में क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे आप, 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, और फिर जो 2 ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसको क्या कर देंगे, अरेंज। अरे यस सर नो, तो सवाल ये आएगा ना कि किस 2 को मैं सेलेक्ट करूं, इट मींस क्या आ गया, नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गया, कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो क्या क्या चॉइसेस हो सकता है, मैंने छोटा लिया था, क्या आपको समझ में आएगा। पहला ये होता है कि किसी ने W1 W2 लिया, यस और नो, पहला तरीका ये हो गया, इसको अरेंज कर देगा वो तरीका बाद में देख लेंगे। दूसरा क्या होगा, किसी ने ये भी तो ले सकता है ना, W2 W3 ले लिया उसने, इसको अरेंज कर दिया। या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसने किसको ले लिया, W1 और W3 को। मतलब अगर मुझे ये काम दिया गया, मुझे पर्सनली, कि आप ये करके दिखाओ, तो मैं पहले क्या करूंगा, 2 का सिलेक्शन। तो कितने तरीके हो गए 2 का सिलेक्शन करने के, 3 तरीके आपके पास, चॉइसेस कितने हैं, 3। अब जो 3 लिया है, हर चॉइस को अरेंज करने का कितना तरीका है, 2 तरीका। अरे यस सर नो, W1 के बाद W2 या W2 के बाद W1, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को अरेंज करना कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल। अभी लिखवाया, n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का n फैक्टोरियल, तो 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को अरेंज करना, कितना आंसर आएगा, 2 फैक्टोरियल। तो सब में क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल। ये आया कैसे, तो ध्यान समझिएगा, सवाल मुझे क्या दिया गया कि n में से आप 2 को, n नहीं 3 में से आप 2 को अरेंज कर दीजिए, यस और नो, यही बोला गया ना करने के लिए कि 3 में से आप 2 को अरेंज कर दीजिए। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, 3 में से 2 को, अरे यस और नो, पहले क्या करूंगा, 3 में से 2 को सेलेक्ट करूंगा। मैं पहले मैं 3 में से 2 को सेलेक्ट करूंगा, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, 3C2। अरे सिलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 में से 2 को क्या किया मैंने, सेलेक्ट कर लिया क्या, अब उन दोनों को क्या करूंगा, अब उन दोनों को क्या करूंगा, अरेंज। तो 2 को अरेंज करना तो फॉर्मूला क्या है, अरे 2 को अरेंज करना तो फॉर्मूला क्या है, 2 फैक्टोरियल। अरे यस सर नो, यही काम यहाँ किया मैंने। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इससे भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 6। यहाँ से भी आंसर कितना आया था, 6। 3C2 का वैल्यू कितना आया था, 3 आया ना। 3 में से 2 को सिलेक्ट करना कितने तरीके हैं, 1 2 3, और इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आंसर आएगा, 6। अब बॉक्स मेथड, ये NPR मतलब क्या हो गया, बॉक्स मेथड। 3 को
अरेंज करना, पहले बार कितना ऑप्शन है मेरे पास, दूसरी बार कितना आंसर आया, अरे अलग आया क्या, नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से आपका फॉर्मूला एनसीआर का भी आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं क्या, एनपीआर बराबर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बोल, अरे यस और नो, ध्यान से देखो ना, 3npr इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल लिखा है कि नहीं। तो यहां से एनसीआर का फॉर्मूला कितना आ गया बोलो, npr डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, है ना। और npr कितना होता था याद करो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस, तो यही तो एनसीआर का फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, ध्यान से देखो, यही तो फॉर्मूला लिखवाया ना। तो ये फॉर्मूला याद करने से ज्यादा बेटर है आप ये याद रखना, ये बहुत काम का है, इसको लिख लीजिए तो अलग से नीचे, जो फॉर्मूला लिखा ना अपने ये वाला, बस उसके नीचे, इसी के लिए इतना पूरा मैंने समझाया है ताकि ये याद रहेगा अच्छे से कि याद तो ऐसे उल्टा रहता है, याद कैसे रहता है, इस फॉर्म में याद रहता है ना, याद आप ऐसे याद कर लो कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि एनपीआर करने के लिए पहले मुझे एनसीआर करना पड़ेगा इनटू आर फैक्टोरियल, तो ये ना याद करने के में ये ज्यादा इजी रहता है। बट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ याद करने को अभी बताऊंगा इसमें, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे याद रखो। सीधा याद रखना कि एनपीआर करना है तो पहले मुझे एनसीआर करना पड़ेगा इनटू आर फैक्टोरियल, ये बार बार बोलेंगे आपको ये इजीली याद हो जाएगा, तो इसको इधर ही तो लाना है डिवाइड करने के लिए बस, है ना। तो ये अगर ये भी याद रहेगा तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो एनपीआर बराबर क्या हो जाएगा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल ना, एनपीआर बराबर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। कभी भी आपको अरेंजमेंट करना है पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिना सिलेक्शन के आप अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। चलो ये भी हो गया, हाँ अब वही फिर से यहाँ भी स्पेशल केस देख लेते हैं, इजिली हो जाएगा, है ना। ये लिख लिए क्या, पहला लिखो इफ आर इक्वल टू एन, पहले आप खुद सोचो कितना आएगा आंसर, इधर इधर ध्यान देना, 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों को सेलेक्ट करना है, कितने चॉइस है आपके पास, कितने तरीके सेलेक्ट करने के, 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं आपके पास, अरे एक ही होगा ना गधे, कोई चॉइस दिया गया क्या आपको, मैं बोल दूं कि यहाँ पे 3 बुक्स रखे हैं, तीनों सेलेक्ट कर लो, तो क्या आपको चॉइस दिया गया क्या, नहीं दिया गया चॉइस, क्योंकि मुझे 3 की जरूरत है, सामने भी कितना रखा हुआ है 3, तो मेरे पास ऑप्शन कहाँ दिया गया, 3 में 2 सेलेक्ट करना होता तो उसको ऑप्शन बोलेंगे, जितनी मुझे चाहिए उतना ही रखा हुआ है, तो फिर क्या हो गया, कोई ऑप्शन नहीं बोलेंगे उसको, है ना, जितना मुझे चाहिए जरूरत उतना ही, एक्स्ट्रा रहेगा तब उसको बोलते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है, कि ये नहीं तो मैं ये ले सकता हूँ। मुझे 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, 3 ही सामने रखा हुआ है, तो मैं देखूंगा क्या कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, चुपचाप तीनों उठाएंगे चल देंगे भाई, तो तरीका कितना हो गया, एक फॉर्मूले से देखिए आएगा आर इक्वल टू एन, रखो फॉर्मूले में एन सी आर, क्या था फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल की जगह कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और n माइनस एन कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1, मतलब n में से अगर आपको r को सॉरी NCN ना, यहाँ गलती लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा NCN, मतलब n में से अगर n का सिलेक्शन करना है तो तरीका कितना होगा, एक ही तरीका है ना। फिर वही दूसरा इफ r इक्वल टू 0, ये भी बना जाएगा, है ना, n में से कोई भी सिलेक्शन नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ने का एक ही तरीका होगा, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 n फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसमें जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, धीरे धीरे करके सारे याद रखेंगे, है ना। तीसरा मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 में 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, 5 में क्या करिए 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो क्या इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 5 में 2 को रिजेक्ट कर दीजिए, दोनों एक ही बात हुआ कि नहीं, अरे ऐसा नहीं, सोचने वाली बात है कि 5 में अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब मेरे हिसाब से तो 5C3 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 5C2 के बराबर आनी चाहिए, है ना।
तो ध्यान से देखो, अगर ये r है तो क्या ये n माइनस आर दिख रहा है क्या? अरे यस और नो? अगर n में से मैं r को सिलेक्ट कर लिया तो कितने बच गए? n माइनस आर रिजेक्ट हो गए। अरे यस और नो? n में से अगर मैंने r को सिलेक्ट कर लिया तो कितने रिजेक्ट हो गए? n माइनस आर। इट मीन्स nc n माइनस आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? NCR के बराबर होती है। तो मैं करके दिखाता हूँ, है ना? फॉर्मूला यूज करो कि क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई r। r की जगह क्या है? n माइनस आर रख दो, है ना? इनटू n माइनस आर, r की जगह क्या है? n माइनस आर रख दो। ये बनेगा ना फॉर्मूला। अब देखो क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n से कैंसिल हो गया क्या? कितना आ रहा? r फैक्टोरियल। सेम आ रहा है क्या? NCR के बराबर, है ना? तो लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। है ना? इसका यूज हम NCR का ना वैल्यू निकालने में करेंगे, इसका यूज। लिख लिए क्या? NCR इक्वल टू NC n माइनस आर लिखिएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, लिखिएगा, दैट इज selecting R objects out of n objects, that is selecting R objects out of n objects is same as rejecting n minus r objects, is same as rejecting n minus r objects। बोलो, लिख दिया क्या? है ना? अब देखिएगा इसका यूज किस कहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो ना, अगर आपसे पूछ दिया, दो तीन एग्जांपल देख समझाता हूँ कि 7C 5 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? 7C 5। अब हम 7C 5 की वैल्यू निकालने से ज्यादा बेटर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7C 2। बोलो, लिख सकते हैं क्या कि NCR इक्वल टू NC n माइनस आर बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, अभी NCR का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, धीरे धीरे पे शॉर्टकट बन जाएगा। NCR का फॉर्मूला क्या लिखा? NPR बाई R फैक्टोरियल। बोलो, ये लिखा ना, NPR बाई R फैक्टोरियल। तो NPR मतलब कितना हो गया? बोलो, 7P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अरे यस और नो? है ना? क्योंकि NCR का अगर एक्चुअल फॉर्मूला यूज करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। तो मैं इसे धीरे धीरे शॉर्टकट बना के दिखाता हूँ आपको। ये लिख सकते हैं क्या? 7P2 बाई 2 फैक्टोरियल। अब 7P2 का मतलब क्या हो गया? साथ में 2 को अरेंज करना है। कहाँ पे जाएंगे? सीधा क्या यूज करेंगे? बॉक्स मेथड। सीधा क्या यूज करेंगे? बॉक्स मेथड। साथ में 2 को अरेंज करना। पहले के लिए कितना ऑप्शन? दूसरे के लिए 6। बोलो, बात खत्म हो गई कि नहीं? और 2 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2। तो बीच में ये भी नहीं लिखना है, सीधा यहां से कहां आएंगे? यहां, सीधा यहां से आएंगे कि 7 से 2 लिखना है ना, 7 से 2 लिखना है ना, तो 7 से स्टार्ट करेंगे। टोटल कितना टर्म लिखेंगे? 2 घटते हुए। तो 7 का अगला क्या आता है? 6। बस 2 ही लिखना है, और नीचे r फैक्टोरियल। सीधा कितना आ जाएगा वैल्यू? 7 3 कितना आ जाएगा आंसर? 21। इस बार आप बोलना 7C 4 लिखना है। पहले मैं इसको 7 से 3 कर दूं क्या? कोशिश क्या करना है, इसको छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा रखेंगे इसको। 7 से 3 लिख दिया क्या? अब देखो तो कितने लोग हैं? 3 है ना, तो 7 से 3 टर्म लिखना। क्या लिखूं? बोलो, 7 फिर 6 एक और 5। ये सब कैसा रहा? फॉर्मूला इसमें पहले ही लिख दिया ऊपर में। तो इतना टाइम नहीं है कि हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालने जाएंगे। 7 से स्टार्ट करेंगे, 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो 7 फिर अगले के लिए 6, अगले के लिए क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 1 into 2 into 3 कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 35। यस और नो? जैसे आपसे पूछ दिया 100C 98 की वैल्यू बताइए, क्या लिखूं मैं? बोलो, पहले 100 से 2 कर दूं क्या? सबसे पहले क्या लिख दूंगा इसको? 100C 2। अब बोलो क्या लिखूं ऊपर में?
100 इंटू 99, बस दो ही टर्म लिखना है, बस जितना आर है उतना ही टर्म लिखना है, सीधा सीधा 100 इंटू 99 लिख दिया, नीचे आर है तो कितना फैक्टोरियल आएगा 2 फैक्टोरियल, कितना होता है 2, सीधा ये वैल्यू कट जाएगा क्या, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 4950। समझ में आया एनसीआर की वैल्यू कैसे निकालनी, 2-3 एग्जांपल हो, एक दो देता हूँ आप करके दिखाना। क्योंकि इसमें आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा वरना कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपको मैक्सिमम टाइम पे सॉल्विंग के टाइम पे एनसीआर ही सामने मिलेगा, तो उसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब उसमें स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप खुद से भी अपने से भी क्वेश्चन बना बना के आप सॉल्व प्रैक्टिस कर सकते हो। हो गया क्या? डन। हाँ, जैसे 10C7 का वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना आएगा, या 15C12 की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना आएगा। फर्स्ट का कितना आ रहा है, फर्स्ट का 120 आ रहा है क्या, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 कर दूं क्या, बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या, मतलब 6, क्योंकि मैंने 10C7 को क्या बना दिया 10C3 कर दिया, है ना, 10C7 को पहले क्या कर देंगे 10C3, अब 10 3 टर्म्स लिखना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6, कितना आ जाएगा ये 120 आ रहा है। हाँ, 15C12 को लिख दूं 15C3, है ना, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 6, तो 3 से ये कट जाएगा, 5 टाइम्स ये कट जाएगा, 91 इंटू 5 कितना आ जाएगा 455, है ना, 455, है ना, डन। छोटी छोटी वैल्यूज जो है आप याद रखिएगा, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 10C1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10 ही होगी, है ना, NC1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है n, 3C1 कितना आएगा 3, 5C1 कितना आएगा 5, है ना, तो अगर थोड़ा धीरे धीरे तो फिर स्पीड आ जाएगा। हाँ, अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफ NCX बराबर NCY अगर दिया है, कोई बता सकते हैं XY में रिलेशन क्या आएगा, क्या क्या रिलेशन आएगा, NCX बराबर NCY दिया है, x प्लस और कुछ, एक तो दो आएगा ना, एक क्या आएगा बोलो, x इक्वल टू वाई, पहला तो क्या बनेगा, है ना, लिखिएगा देन, यहां से दो कंडीशन जनरेट होगा, है ना, पहला कंडीशन क्या आ जाएगा कि x बराबर क्या हो जाए y, दूसरा कंडीशन, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, बताया था ना NCR बराबर NCN माइनस R, याद आ रहा है,
तो ये दोनों तब भी तो इक्वल हो सकते हैं जब y बराबर क्या हो जाए n माइनस एक्स हो जाए। अरे यस सर नो, जब y बराबर क्या हो जाए n माइनस एक्स, तो x को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस वाई बराबर n। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। जैसे मैंने भी बोला ना कि अभी मैं लिखता हूँ 5 से 2, तो क्या 5 से 2 के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, x बराबर y है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे 3 भी लिख दूं तो चलेगा क्या? क्या ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। तो x y में रिलेशन क्या है देखो, तो x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, क्योंकि NCR बराबर NC n माइनस r है ना। तो अगर ये r है तो ये क्या होना चाहिए n माइनस r है ना, ये क्या होना चाहिए n माइनस r है ना। तो अगर ये n है, ये n माइनस r है, दोनों को अगर मैं सम करूंगा है ना, सॉरी ये r है और ये n माइनस r है, अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो r से r कट जाएगा, हमेशा क्या आएगा n के बराबर आएगा। तो याद रखिएगा कि सिर्फ x बराबर y ही नहीं होगा, ये कंडीशन भी अगर लागू है तो वहां पे भी दोनों की वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी है ना। नेक्स्ट लिखिएगा अगला प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 निकाल के दिखाओ तो कितना आएगा, निकाल के दिखा दो कितना आएगा। इसको अगर मैं ऐड करूं, निकाल के दिखा दीजिए कितना आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेईई एग्जाम में। फॉर्मूला लिखो, आइडिया लग जाएगा। फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, NCR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। बोलो ये बनेगा क्या, n माइनस r करेंगे तो यही आएगा ना, देखो है ना। अभी बोला मैंने कि अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक करो, एक ही तरीका है। तो पहले तो देखो n फैक्टोरियल दोनों कॉमन आ जाएगा क्या, कॉमन ले लिया मैंने n फैक्टोरियल। नीचे देखो ध्यान से, ये r फैक्टोरियल ये r माइनस 1 फैक्टोरियल कौन बड़ा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, मैंने कॉमन ले लिया। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, ऊपर 1 बचेगा है ना, और यहाँ से क्या बचा r बचा, r माइनस 1 कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखो ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन बड़ा मालूम है, मालूम है कौन बड़ा। अरे गधे, यहाँ 1 को इधर लेके आओ, n प्लस 1 में से r घटा रहे हैं, यहाँ n में से r घटा रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा, वो बड़ा होगा ना ज्यादा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस 1 घटाओ r फैक्टोरियल। बोलो ये बनेगा कि नहीं। अब देखो तो यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ गया क्या, ले लो कॉमन, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। तो अब बचा क्या यहाँ पे, देखो ये तो पूरा चला गया है ना, यहाँ पर बस ये बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा n माइनस r प्लस 1। बोलो ये बचा क्या, अरे यही बचेगा ना भाई। अब उसको एलसीएम ले लो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एलसीएम लो, देखो तो r इंटू n माइनस r प्लस 1, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, n माइनस r प्लस 1, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा r प्लस r। देखो ध्यान से, r से r कैंसिल हो गया क्या, अरे r से r कैंसिल हो गया क्या। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, n प्लस 1 इंटू n, बोलो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। अरे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, बोलो r फैक्टोरियल हो जाएगा क्या,
से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्या n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? नहीं समझे? अरे फिर से वही है ना यार, 5 इंटू फोर फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल नहीं होगा क्या? तो फिर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? इससे एक ये बड़ा है ना नंबर, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल नहीं बन जाएगा क्या? अब मैंने उसको कैसे लिख दिया, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। बोलो अब ध्यान से देखो तो एनसीआर के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, आप ये बता दो, एनसीआर के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? अरे गधों, हाँ 1 माइनस आर वन बोला, गधा को उल्टा मारूंगा और सीधा गिनूंगा फिर, कुछ भी बोलता है। अरे इसको थोड़ी देर के लिए n मान लो, ये n है, ये n है, तो n बाई आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनसीआर नहीं दिख रहा तुमको, तो n की जगह क्या है, बस n प्लस वन सी आर। कुछ फायदा नहीं, सच है, डायरेक्ट याद ही कर लेना है, बहुत है। n प्लस वन सी आर, ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इसलिए तब मैंने से समझाया। इन गधे को 5 इंटू फोर फैक्टोरियल नहीं समझ में आ रहा कि 5 फैक्टोरियल कैसे होगा, उसी में दुनिया उलझी हुई है ना। कोई बात नहीं, ये लिख लो। हाँ अगर फिर भी कॉपी करना तो कर लो, नोट्स में दिखेगा एटलीस्ट, है ना, मैंने तो पढ़ा दिया है। हाँ तो एक दो लोग हैं जो बोल भी देते हैं नहीं पढ़ाया, कॉपी में कहाँ दिखाओ। हाँ तो सीधा सीधा वो जो बॉक्स में लिखा है उसको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे इस प्रॉपर्टी का, है ना। सिंपली यूज कब करेंगे, मान लो बोल दिया कि 5c3 प्लस 5c2, करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। 5c3 प्लस, पहले तो दोनों का n क्या होना चाहिए, सेम, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, एक ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा बोलो, 6। अब 2 3, दोनों में बड़ा कौन है, 3, तो बस उसी को लिख देना है ना, जो बड़ा है उसी को लिख देना है ना। इसका आंसर कितना देगा, 5c3 प्लस 5c2 बराबर कितना हो जाएगा, 6c3। तो बहुत काम का है, एक एग्जांपल लिख लेना ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा इसको यूज कैसे करना है। चलो बेसिक थियरी तो हो गया कम से कम, और इस पर कुछ छोटे छोटे 2-4 सवाल करा दूंगा, फिर आ जाएंगे वापस सवालों पे। लिख लिए क्या, एग्जाम्पल भी लिख लेना है, एक सवाल सॉल्व कर लो तो बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, np5 बराबर दिया हुआ है 42 टाइम्स np3, और ब्रैकेट में दिया है n ग्रेटर देन 4। सॉल्व कर दो इसको। हालांकि देखा जाए तो n ग्रेटर देन 4 नहीं, n ग्रेटर देन क्या होगा, 5 होगा, बट सवाल में इतना ही दिया हुआ है। सॉल्व कर दो, एनसीईआरटी का ही सवाल है, बेसिक, है ना। ये तो और लिख दे रहा हूँ, इसको भी कर लेना आप लोग प्रैक्टिस। np4 अपॉन n माइनस 1p4 इक्वल टू 5/3, यहाँ पे दिया है n ग्रेटर देन 4। फिर मैं कल ना क्वेश्चन करा दूंगा, स्टार्ट करेंगे कल। ये बेसिक दे दे रहा हूँ बस। फाइंड आर इफ 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। एक लास्ट सवाल, इफ nc9 इज इक्वल टू nc8, फाइंड nc16 की वैल्यू कितनी होगी। सब बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है, एक एक दो लाइन का सॉल्यूशन है ना। बड़े को आपको छोटे में ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट हुआ क्या किसी का, np5 को क्या लिखेंगे बोलो, n फैक्टोरियल बाई
माइनस 5 फैक्टोरियल लिख देंगे क्या, और इधर 42 इंटू एन पे 3 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देंगे क्या, एक बता दे रहा हूँ देखो, तो n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। अब बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन है, यही नहीं मालूम है, n माइनस 5 बड़ा है ना, नहीं n माइनस 3 बड़ा है, तो उसको किस में लिखेंगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल में। लिखो कैसे लिखेंगे बोलो, हाँ n माइनस 3 इंटू 2 कि घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो छोटा बनेगा, कि घटाएंगे तो छोटा बनेगा। अब देखो n माइनस 5 बन गया कि नहीं, अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरा आंसर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, तो बिल्कुल भी इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की गलती बेवकूफ़ी नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसको दो फैक्टर में ब्रेक करना है, वो भी दोनों फैक्टर कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव। दिख रहा है n माइनस 3 n माइनस 4 दोनों कॉन्जुगेटिव दिख रहा है क्या, दोनों कॉन्जुगेटिव दिख रहा है क्या, तो हमें पता है कि 42 कैसे ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 6 है ना, दो कॉन्जुगेटिव ले लो, 7 इंटू 6, बस आंसर आ गया। अब इसको इससे इक्वेट कर दो या इसको इससे इक्वेट कर दो, बात एक ही है ना। तो n माइनस 3 बराबर कितना है 7, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, या n माइनस 4 बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो जब भी आंसर अगर आपका इंटीजर है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की बेवकूफ़ी मत करिएगा, है ना, सीधा फैक्टर मेथड कीजिए, सबसे इजी होता है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर ढूंढना है, पता है 42 को बड़ा नंबर होगा तो ब्रेक कर लेंगे, उसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, है ना, तो वो ज़्यादा इजी होता है ना, वहाँ से आपको आंसर आ जाएगा n की वैल्यू 10, है ना। तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना, और इसको तीनों को सॉल्व करके बताना, अगले क्लास में आंसर मैच कर लेंगे।